गर्मियों की छुट्टियों में 5 दोस्तों ने तय किया कि वे किसी अनजान जगह पर एडवेंचर करेंगे। रोहन ने नेशनल लाइब्रेरी की एक बुक से एक जगह का पता निकाला, नागडीहा गांव। कहते थे ये गांव 30 साल पहले वीरान हो गया था। यहाँ की गलियों में रात को अनजानी परछाइयां घूमती है और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती है। सुनो, अगर डर लग रहा है तो अभी मना कर दो, वहाँ जाने के बाद रोना नहीं। यार मैं तो मना कर रहा हूँ, पर तुम लोग मानोगे थोड़ी। अरे डरता क्यों है अंकित, चिंता मत कर, भूत भी हमें देख के डर जाएंगे। जीप से उतरते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दोपहर का वक्त था, लेकिन पेड़ों के घने झुरमुट के बीच सूरज की किरणें भी घबरा कर छुपती लग रही थी। गांव की टूटी हुई पगडंडी पर कदम रखते ही जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां, सामने बिखरे पड़े मिट्टी के घर, जले हुए खंबे और उखड़े हुए कुएं दिखाई दे रहे थे। यहाँ कोई भी आवाज नहीं है, ना कोई जानवर ना कोई पक्षी। अरे कोई है यहाँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा रोहन, सच में कुछ अजीब है यहाँ पर। जगह अजीब है, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं ना। आओ गांव के बीचों बीच चलते हैं, देखते हैं गांव के अंदर क्या है। वे गलियों से होते हुए गांव के चौक तक पहुंचे। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाओं में फटी पुरानी चप्पलें और गुड़ियों के टुकड़े उलझे हुए थे। पेड़ के नीचे एक टूटा झूला हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल थमी हुई थी। ये क्या, गुड़ियों के टुकड़े? लेकिन कोई किसी पेड़ पर गुड़ियों के टुकड़े क्यों लटकाएगा? कहते हैं ये गांव की आखिरी बच्चों की निशानी है। कविता के ऐसा कहते ही अचानक वहां पर वो टूटा हुआ झूला एक झटके में इतनी जोर से घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसमें झूल रहा हो। भागो यार, ये झूला तो यहाँ अपने आप ही घूम रहा है, जैसे तो इसके अंदर कोई बैठा हो। लेकिन तभी सामने से एक बूढ़ी दादी आती हुई दिखाई दी, जिनका चेहरा झुर्रीदार और आंखें बिल्कुल सफेद थी। क्यों आए हो मौत के दरवाजे पर? हम जानना चाहते हैं इस गांव के बारे में। हर रात आत्माएं जागती हैं। यहाँ से भूले भटके लोग कभी वापस नहीं लौटते, और अगर लौट भी जाते हैं तो ये गांव वापस उन्हें यहाँ खींच कर ले आता है। हमें इन सब बातों से डर नहीं लगता, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। अगर जानना चाहते हो तो पुराने कुएं तक जाओ, लेकिन सावधान रहो, तुम्हारी परछाइयां भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इतना कहकर दादी झाड़ियों की तरफ जाते हुए फिर अजीब ढंग से गायब हो गई। चारों ओर धुंध घेरने लगी, पेड़ झूमने लगे, जैसे फुसफुसा कर कुछ कह रहे हो। पुराने जर्जर घरों के दरवाजे खुद ब खुद चरमराकर खुलने लगे। अब तो मजाक भी नहीं सूझ रहा यार, दादी की बात सुनकर और यहाँ की हालत देखकर तो मेरी भी हालत पतली हो रही है। चुप रहो, ध्यान लगाओ, ऐसा लग रहा है जैसे शायद कोई हमें देख रहा है। दूर कुएं की तरफ उन्हें एक धुंधली आकृति दिखी, झुकी हुई, चादर ओढ़े, लकड़ी की छड़ी पकड़े, जैसे कोई साधु। ये तो कोई साधु बाबा लगते हैं। चलो उनके पास चलकर ही पूछते कि आखिर इस गांव के खाली होने के पीछे क्या कारण था और क्यों लोग इसे भूतिया समझते हैं। चलो। वे कांपते दिल के साथ धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगे, जहां रात की पहली चीख उनका इंतजार कर रही थी। धुंध गाढ़ी होती जा रही थी, उन लोगों के कदम जैसे अपने आप भारी हो गए थे। हर ओर अजीब सी सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही एक बदबूदार हवा का झोंका आया, जैसे कोई सड़ी हुई चीज वहां पड़ी हो। ये बदबू कैसी है यार? चुप रहो और उन साधु के पास चलो। कुएं के पास वो साधु अब भी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा धुंध में साफ नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे जब वे पास पहुंचे तो साधु ने बिना पलटे गहरी आवाज में कहा, किसे अपनी आत्मा गंवानी है? सभी सिहर उठे। कविता ने डरते हुए कुएं के भीतर झांका,
यहाँ कोई है। तभी अचानक कुएं से एक सफेद हाथ बाहर निकला, हड्डियों जैसा पतला, गंदे नाखूनों वाला। रवि जोर से चिल्लाया, लेकिन उनके कदम जैसे जम गए थे। साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और पूरा गांव कांपने लगा। घरों की टूटी खिड़कियां जोर से पटपटाने लगी। सूखे पेड़ों से झुलसी हुई परछाइयां निकलकर चारों ओर मंडराने लगी। ये परछाइयां हमें घेर रही है। ये परछाइयां नहीं, ये तो आत्माएं हैं। बच्चे अब कोई रास्ता नहीं, नागदिहा का श्राप तुम्हें भी निगल लेगा। एकदम से गांव के पुराने घड़ियाल की आवाज गूंजी, डोंग डोंग डोंग। हर डोंग के साथ एक नई परछाई प्रकट होती, बच्चों की कराहती आवाजें गूंजती और सूखे कुएं से चिल्लाहटें आती। हमें कुछ करना होगा, भागो, वरना यहाँ से जिंदा लौटकर वापस घर नहीं जाएंगे। दादी ने कहा था आत्माएं परछाइयों से बंधी है। अगर हम अपनी परछाई बचा लें तो शायद हम बच सकते हैं। वे एक साथ दौड़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे भागते उनके अपने साए उनसे अलग होकर पीछे छूटने लगे। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, उसका साया अब अकेला चल रहा था। अरे मेरा साया, वो अलग हो गया, मेरी परछाई मेरे साथ नहीं है। तभी अचानक किसी ने रवि का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। सफेद आंखों वाला बच्चा सड़े हुए चेहरे के साथ उसे खींचने लगा। देखो, रवि को छोड़ दो। नीलम जल्दी कुछ करो, तुम्हारे पास माचिस है ना? माचिस निकालो, आत्माएं आग से डरती है। नीलम ने अपने बैग से माचिस निकाली, आग की लपटें उठी और परछाइयां थोड़ी पीछे हटने लगी। भूत आग से डरते हैं, जलाओ सब कुछ। सभी ने पास की सूखी झाड़ियों में आग लगा दी। धुआं चारों तरफ फैलने लगा, परछाइयां चीखते हुए पीछे हटने लगी। रवि भी छूट गया, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। तुम आग से बच सकते हो, पर श्राप से नहीं। मैं तुम्हें इन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। दादी ने त्रिशूल से साधु की ओर इशारा किया। साधु जोर से चिल्लाया और देखते ही देखते धुएं में खुलकर गायब हो गया। धीरे धीरे गांव की हवा बदलने लगी, बदबू हटने लगी। अब जाओ, लौट जाओ और कभी मुड़कर मत देखना। रवि के दोस्तों ने उसे उठाया और भागते हुए जीप तक पहुंचे। पीछे मुड़कर देखा तो गांव फिर से धुंध में लिपट गया था। उनकी जीप नागदिहा गांव से निकल चुकी थी। रात गहरा गई थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। रास्ते भर हवा सिसकती रही और जंगल के किनारे कुछ झाड़ियों में हरकत होती रही। मैं पक्का बोल रहा हूँ, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मत घबरा अंकित, अब हम उस गांव से बहुत दूर हैं। लेकिन तभी जीप के बोनट पर किसी ने जोर से थपथपाया। सबके दिल थक कर गए। ये क्या था? रोहन ने शीशे से बाहर झांका, लेकिन तभी अचानक जीप अंधेरे में कहीं गायब हो गई। लेकिन सब कुछ वहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद उन लोगों की जीप एक सुनसान मैदान में पलटी मिली। सबकी हालत गंभीर थी और अंदर कुछ उकेरे हुए निशान थे, नाखूनों से बने, जिनसे लिखा गया था, हम नागदिहा के हैं। सबको जैसे तैसे उनके घर पहुंचाया गया। उसी के ठीक 3 दिन बाद अंकित के घर से अजीब अजीब चीखों की आवाजें आने लगी। पड़ोसी दौड़े, उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर जो देखा उससे उनकी आत्मा कांप गई। कमरे की दीवारों पर खून से कुछ चित्र बनाए गए थे, सड़े हुए चेहरों, सूखे हाथों और उल्टे पेड़ों के। और बीच में अंकित खुद छत से उल्टा लटका हुआ, लेकिन चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। और कविता, वो अपने घर में आईने के सामने खड़ी थी। आईना धुंधला हो गया था, लेकिन जब धुंध छटी तो उसमें उसकी बजाय काले चितड़े पहने बच्चों की मंडली दिखी जो उसे घूर रही थी। एक बच्चा फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे साथ खेलोगी।
और उसी वक्त कविता गायब हो गई। केवल उसका दुपट्टा फर्श पर पड़ा रह गया। अंकित और कविता की हालत जानने के बाद बाकी सब बहुत डर चुके थे, इसलिए नीलम और रवि बचने के लिए एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने जब उन पर एक खास धूप जलाई तो उनकी असलियत सामने आ गई। उनके शरीर के भीतर आधी आत्माएं अपना कब्जा जमा चुकी थी। उनकी आवाजें दोहरी हो गई थी, आधी इंसानी आधी राक्षसी। तुम्हें बचाया नहीं जा सकता, नागडिहा तुम्हारा घर बन चुका है। और अगले ही पल रवि और नीलम का शरीर बिखरकर काले धुएं में बदल गया। नागडिहा का श्राप सच क्या था? रोहन अब इस बात का पता लगाना चाहता था, क्योंकि अब सिर्फ वही उनमें से जिंदा बचा था और वो मरना नहीं चाहता था। आखिर उस गांव का रहस्य क्या है? क्यों वहां पर इतनी सारी आत्माएं भटकती हैं? ऐसा क्या हुआ था वहां पर? शायद मुझे अगर इस बारे में पता चल जाए तो मेरी जान बच जाए, वरना मैं भी मारा जाऊंगा। ऐसी जगह का इतिहास कहीं ना कहीं तो लिखा गया होगा। हमें नेशनल लाइब्रेरी से इस जगह के बारे में पता चला था, तो इसका पूरा रहस्य भी वहीं पर होगा। रोहन डरता हुआ नेशनल लाइब्रेरी गया। उसने वहां पर हर किताब को छान मारा। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक किताब मिली जिस पर लिखा था नागडिहा का रहस्य। मिल गई। रोहन ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया और उसे नागडिहा का काला सच पता लगा। इसका मतलब है वो सारी आत्माएं उन बच्चों की है। नागडिहा असल में कभी एक साधारण गांव नहीं था। वो काले जादू और तंत्र मंत्र का गढ़ था, जहां निर्दोष बच्चों की बलि दी जाती थी। इसलिए उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती है, और वहां पर जिस इंसान ने एक बार कदम रख दिया, वहां की आत्माएं कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर कोई वहां से जिंदा बचकर लौट भी आए तो भी कुछ समय बाद वो आत्माएं किसी न किसी तरह से उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। और अगली बारी तुम्हारी है। क्या? किताब की आखिरी लाइन पढ़कर रोहन की आत्मा कांप उठी। तभी उसे अपने पीछे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। हमारी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई, और तुम हमारे पास आए थे तो मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। अब तुम भी हमेशा हमारे साथ नागडिहा में ही रहोगे। रोहन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो बच्चे की भयानक आत्मा उसके सामने खड़ी थी। लेकिन देखते ही देखते वो बच्चा उसकी आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया। रोहन थोड़ा निश्चिंत हुआ कि बच्चे की आत्मा वहां से चली गई है, लेकिन तभी उस किताब के अंदर से किसी ने हाथ बढ़ाया और उसे किताब के अंदर खींच लिया। वो पांचों दोस्त भी अब उन बच्चों की आत्माओं के साथ उसी भूतिया गांव का हिस्सा बन गए हैं। और आज भी अगर कोई एक बार भी नागडिहा की जमीन पर कदम रख देता है तो वहां की आत्माएं कैसे ना कैसे उसे अपने साथ ले ही जाती है। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चेतन। तो आज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए हॉरर पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिस्टर मेहुल, जिन्होंने बहुत से इंटरनेशनल हॉरर लोकेशंस को भी कवर किया है। तो मेहुल, हमारे दर्शकों के साथ जरा अपने कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जिसको सुनकर दर्शकों के साथ साथ हम सबके भी रोंगटे खड़े हो जाए। बिल्कुल चेतन, मैं आपके साथ अपना कल रात का ये हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मेरी पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस रहा है। तो फिर शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। जी बताइए। एक्चुअली कल की उस हॉन्टेड लोकेशन पर जाने से पहले ही मुझे कुछ साइंस मिलने शुरू हो गए थे। माँ ने भगवान की आरती की तो पूजा की थाली माँ के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। मंदिर में भगवान के सामने जल रहा दिया भी अचानक से बुझ गया। माँ तो पहले ही मेरे इस काम से बहुत डरी हुई रहती है, और जब ये हुआ तो माँ और ज्यादा घबरा गई। बेटा, आज तू कहीं मत जा। भगवान भी बार बार यह आदेश देकर तुझे वहां जाने से रोकना चाह रहे हैं। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। बेटा, तू उस जगह पर मत जा, वो ठीक नहीं है। अरे माँ, तुम तो इस तरह से डर रही हो जैसे मैं पहली बार किसी हॉन्टेड लोकेशन पर जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो।
माँ ने मुझे बहुत रोका, लेकिन फिर भी मैं माँ से बहस करके कुछ देर बाद घर से निकल गया। उस समय तकरीबन रात के 11:30 बज चुके थे। मेरे घर से वो हॉन्टेड लोकेशन ऑलमोस्ट 1 घंटे के डिस्टेंस पर थी। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और हमेशा की तरह अपने फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट सुनता हुआ लोकेशन के लिए निकल गया। ड्राइव करते मुझे थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन कल रात पहली बार मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने सोचा कि घर वापस चला जाऊं, लेकिन मैंने अपने व्यूअर से उस लोकेशन पर जाने का प्रॉमिस किया था, तो मैं वापस नहीं जा पाया। लगभग पौने घंटा ड्राइव करने के बाद मैं उस लोकेशन पर पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से चलते चलते बीच रास्ते में ही मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। आसपास का एरिया बिल्कुल सुनसान था। ऐसे में अब मैकेनिक तो मिलता नहीं, तो मैं पैदल ही आगे बढ़ने लगा। मैं फोन में लोकेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा था कि न जाने क्यों अचानक मेरा फोन हैंग होने लगा। अरे यार, अब मैं लोकेशन पर कैसे पहुंचूंगा? इस फोन को भी ऐसी जगह पर हैंग होना था। मैं खुद से ऐसा कह रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। ऐसे सुनसान इलाके में अगर तुम्हारे कंधे पर कोई अचानक अपना हाथ रख दे तो एक पल के लिए तो हमारी सांसें ही रुक जाएंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। डर के मारे मेरी धड़कन तेज हो गई। हिम्मत करते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़े आदमी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था। उन्हें देखकर मैं थोड़ा शांत हुआ। अरे काका, क्यों इतनी रात को ऐसे डरा रहे हो? आपके चक्कर में अभी हार्ट फेल हो जाता मेरा। चला जा यहाँ से। इतनी रात को इस इलाके में तू क्या करने आया है? पता है ना वो भूतिया हवेली है यहाँ पर। अगर उसकी चपेट में आ गया तो जिंदा लौट कर नहीं जा पाएगा। काका, उसी हवेली का रास्ता तो जानना है मुझे। बताओ ना, किधर है वो हवेली? मरना चाहता है क्या? एक बार कहा ना तुझे, चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। तू भी मारा जाएगा उन सब की तरह। ऐसा बोलकर बूढ़ा आदमी अपनी गर्दन हिलाते हुए आगे की ओर निकल गए। उनके जाने के बाद मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने ही मुझे वो हवेली नजर आई। रात के अंधेरे में भी वो हवेली इतनी खूबसूरत लग रही थी, तो दिन की रोशनी में आप सोच ही सकते हैं कि वो हवेली कितनी शानदार लगती होगी। मैं पीठ पर टांगे अपने बैग को कसते हुए उस हवेली पर पहुंचा। मैं अंदर जाने के लिए मास्टर की से गेट खोलने लगा तो मैंने देखा कि गेट पर बहुत सारे ताबीज और न जाने कितने सारे धागे बंधे हुए हैं। मैंने उन ताबीजों को हटाने के लिए जैसे ही उन्हें छुआ तो मुझे एक अजीब सा झटका लगा, जैसे अभी अभी कुछ मेरी बॉडी से निकलकर आर पार हो गया हो। मैं एक बार को थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करते हुए उन ताबीजों को हटाया और मास्टर की से लॉक खोलकर हवेली के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं उस हवेली के अंदर पहुंचा, मेरे शरीर पर मुझे बहुत भारीपन सा महसूस होने लगा और एक बड़ी सी अजीब सी बदबू पूरी हवेली में फैल गई। वो बदबू इतनी बुरी थी कि मेरी सहन के बाहर हो गई थी। यार, कितनी गंदी बदबू है। अगर थोड़ी देर में यहाँ ऐसे ही रहा तो पक्का मुझे उल्टी हो जाएगी। एक काम करता हूँ, रुमाल पर परफ्यूम लगाकर उसे बांध लेता हूँ। मैंने अपने रुमाल पर परफ्यूम लगाया और उसे चेहरे पर बांध लिया। मैं हवेली के कमरों में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे बढ़ा, तभी मुझे वहां किसी औरत की पायलों की आवाज सुनाई दी, जैसे अभी अभी कोई औरत बड़ी ही तेजी से मेरे पीछे से भाग कर गई हो। तब तो आप ऑब्वियसली काफी ज्यादा डर गए होंगे। अरे, मेरी तो मानो आत्मा ही एक पल के लिए मेरे शरीर से निकल गई। मैंने थोड़ी हिम्मत की, पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई इस वक्त मेरे साथ यहाँ जरूर है। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं आज तक न जाने कितनी हॉन्टेड लोकेशंस पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए गया हूँ, लेकिन कल रात मेरे साथ जो हुआ वो मैंने पहले कभी फील नहीं किया। मैं सब कुछ इग्नोर करके सीढ़ियों पर चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगा। वहाँ सीढ़ियों पर उस हवेली के पूर्वजों की फोटो लगी हुई थी। मैं उन पर फोकस करके उन्हें अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन उस दीवार पर लगी सभी तस्वीरों में से एक तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए। मतलब मेरी पूरी बॉडी उस टाइम बहुत बुरी तरह कांप रही थी। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या था उस फोटो में? वो फोटो उसी बूढ़े आदमी की थी जो मुझे हवेली के पास मिला था और बार बार मुझे हवेली के पास जाने से मना कर रहा था। उस फोटो को देखकर मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया।
कुछ सेकंड के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा और वापस अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मैं जैसे ही वहां से जाने के लिए नीचे उतरने लगा, तभी किसी ने सीढ़ियों से उतरते हुए मेरे पैरों को पकड़ लिया और मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधा नीचे आकर गिरा और मेरा सर सीढ़ी के कोने से टकरा गया। ये देखिए निशान। हाँ भाई, काफी तेज चोट लगी आपको तो, देखो जरा। नहीं प्लीज, टच मत करना, पहले ही बहुत दर्द है इसमें। ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू। मुझे माथे पर चोट लगी तो मैंने हाथ लगा के देखा, हल्का खून निकल रहा था। मैंने अपने बैग से एक कपड़ा निकाला और खून को साफ करने लगा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत मेरे कान के पास आकर बड़े ही भयानक तरीके से हंसती हुई मेरे सामने से कहीं गायब हो गई। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं जितनी तेज चल सकता था उतनी तेज चलता हुआ मेन गेट की तरफ पहुंचा। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे को हाथ लगाया, वैसे ही एक बहुत भयानक औरत अचानक मेरे सामने आ गई। उसने लाल रंग की पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जला हुआ था। आंखें बिल्कुल सफेद और वही गंदी बदबू उसके अंदर से आ रही थी। उसे अपने सामने देखकर मैं इतनी बुरी तरह डर गया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और सोचा इसे नजरअंदाज करूंगा तो शायद यहाँ से निकल पाऊं। लेकिन तभी वो औरत मुझे बड़े ही भयानक तरीके से देखते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे देखकर मैं अपने कदम पीछे की ओर लेने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई पीछे से मेरी शर्ट को पकड़कर खींच रहा हो। मैं और ज्यादा डर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 7-8 साल की बच्ची बड़ी ही भयानक मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए मुझे देख रही थी। उसकी आंखें पूरी काली और पूरा चेहरा कटा फटा हुआ था। मैं उसके चेहरे से अपनी नजर चुरा रहा था। तभी वो भागकर उसी औरत के पास चली गई और उसके साड़ी के पल्लू के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। वो दोनों एक टक मुझे ही देख रही थी। मैं इतना तो समझ गया था कि इनकी आत्मा अब मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी। तो फिर आपने क्या किया? आप कैसे वहां से बाहर आए? एक्चुअली मैं ऐसी जगहों पे जाता रहता हूँ तो कुछ चीजें अपने पास रखता हूँ। मुझे एकदम से याद आया कि एक बार एक तांत्रिक बाबा ने मुझे इन चीजों से रक्षा के लिए एक ताबीज दिया था। मैं अपने बैग में उस ताबीज को ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उस ताबीज को अपने हाथ में लिया, तभी उस बच्ची ने उसकी तरफ देखकर एक फूंक मारी और बड़े ही डरावने तरीके से मुझे घूरने लगी। और उसी वक्त वो ताबीज जलकर राख हो गया। ओह माय गॉड! फिर क्या हुआ? फिर वो दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से जा चुका था। उन दोनों ने मेरे पीछे की ओर किसी को इशारा किया और कोई अदृश्य शक्ति मुझे घसीटती हुई हवेली के एक अंधेरे कमरे में ले गई। मेरा कैमरा और लाइट उस रूम के बाहर ही गिर गए। रूम में बस मेरी लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने देखा कि वो दोनों आत्माएं हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ आ रही हैं। फिर मैंने हिम्मत की और हवेली का गेट खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतनी बुरी तरह जाम हो चुका था कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे खोल नहीं पाया। तो मैं तुरंत ही सीढ़ियों से चढ़ता हुआ हवेली की छत पर पहुंच गया। मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर वो दोनों मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तभी मुझे वहां पर वही पायरों की आवाज सुनाई दी। मैंने सामने देखा तो वो औरत हवा में उड़ती हुई मेरे पास आने लगी। तभी मुझे नीचे की तरफ से एक आवाज सुनाई दी। अंकल, मेरे पास आओ ना, यहाँ मैं अकेली हूँ। मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मुझे आपके साथ रहना है, यहाँ आओ ना। उसकी आवाज को सुनकर मैं जैसे सम्मोहित हो गया और बिना कुछ सोचे समझे छत से कूद गया। जमीन पर मेरा खून फैल गया और थोड़ी देर तड़पने के बाद मेरी मौत हो गई। क्या मतलब तुम मर चुके हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो कल रात को ही मर गया था। मेहुल के ऐसा कहते हुए वो किसी भयानक आत्मा के जैसा हो गया। लेकिन अब मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना मुर्दा लोगों और आत्माओं को देखने वाले लोगों की कहानियां सुनने और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने का। तुम्हारी आज की इस वीडियो में भूत से असली सामना कैसे होता है और भूत क्या कर सकता है, सभी देख लेंगे। इतना कहकर मेहुल की आत्मा चेतन को मारने के लिए उसकी ओर झपटने लगा। तभी कैमरामैन ने जल्दी से उस रूम में रखे माता रानी के सिंदूर को
मेहुल की आत्मा पर फेंक दिया, जिससे उन सब की आंखों के सामने मेहुल की आत्मा एक जोरदार डरावनी आवाज के साथ वहां से गायब हो गई। और इस हादसे से सहम चुके चेतन ने जब कुछ दिन बाद पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग को देखा तो वो निशब्द रह गया, क्योंकि वीडियो में सिर्फ चेतन ही दिखाई दे रहा था, जो कि अकेले ही अपने सामने वाली खाली कुर्सी की तरफ देखकर बातें कर रहा था। मेहुल इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा था, इसलिए वीडियो में सिर्फ चेतन की ही रिकॉर्डिंग हुई थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।